संसाधन एवं विकास को आगे बढ़ाते हैं। और उसमें कल जहाँ हमने छोड़ा था, हम देख रहे थे कि कहाँ उसमें ये था कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हम लोग और उसको कैसे बचाया जाए। आज जो भूमि निम्नीकरण जा रही, अब हम आज उसी से आगे बढ़ते हुए भूमि संसाधन की बात करते हैं। तो भूमि संसाधन में है, जिसको कहते हैं मृदा संसाधन भी कहते हैं उसी को। धरातल पर स्थित जो चट्टान है, चूर्ण जिसमें जीवाश्म का सम्मिश्रण पाया जाता है, उसे मिट्टी कहते हैं। धरातल पर जो मिट्टी का चूर्ण जैसा है, जिसमें जीवांशों का मिश्रण है, उसे हम मिट्टी कहते हैं। या हम डॉक्टर बेनेट के शब्दों में कहें तो मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों को ये ऊपरी परत है जो पैतृक चट्टानों और वनस्पतियों से सम्मिलित योग से बनती है। मिट्टी के निर्माण में शैल चूर्ण आधारभूत पदार्थ होता है। अर्थात मिट्टी जो बनती है, आपने देखा हो खेतों में जो मिट्टी है, उसकी जो बेस चीज़ है वो है शैल चूर्ण। चट्टानों का चूरा बन जाता है। परंतु शैल चूर्ण ही मात्र मिट्टी नहीं है। इसमें जब तक पौधे उगाने की क्षमता ना हो तब तक वह अनुपयोगी रहती है। अगर मिट्टी में पौधे उगाने की क्षमता नहीं है तो वो मिट्टी अनुपयोगी है। और जब तक उसमें वनस्पति तथा जीव जंतुओं के सड़े गले अंश नहीं मिलेंगे तब तक उसकी उर्वरक क्षमता नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम देखें कि मिट्टी का निर्माण कोई एक दिन में नहीं होता। मिट्टी का निर्माण लाखों वर्षों में होता है और प्राकृतिक शक्तियाँ उसमें बहुत सारी काम करती हैं, जिनमें है तापमान, बहता हुआ जल, तेज पवनें मिट्टी के निर्माण में सहायक होती हैं। तब जाकर मिट्टी का निर्माण पूरा होता है। आगे हम देखें मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टी को हम कई उसमें बांट के देखें तो एक है जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। एक है काली मिट्टी, तीसरी है लाल और पीली मिट्टी, एक है लैटराइट मिट्टी और एक है मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 4-5 प्रकार हो गए इसके। अब सबसे पहले हम एक पहली का वर्णन करते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जैसा कि इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है, इस मिट्टी का जो निर्माण है, भारत के विशाल उत्तरी मैदान में जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों में जो बाढ़ आती है, उसमें बहकर के जो मिट्टी आती है और वो इकट्ठी हो जाती है, इसमें जीवांशों की मात्रा रहती है। इस मिट्टी को कांप भी कहते, कछारी भी कहते, उसी को हम दोमट भी कहते हैं। तो ये है जलोढ़ या दोमट मिट्टी। इसका भारत में लगभग 40% भाग है। 40% देश के हिस्से पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी का निर्माण हमने बताया कि नदियों द्वारा जब बाढ़ का पानी आता है तो उसके साथ में जो जीवांश और सारी चीज़ें बहकर आती हैं, उस जीवांशों से इस मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। सामान्यतः जो जलोढ़ मिट्टियां हैं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, जिनमें क्या है पोटाश, चूना और फास्फोरस अम्ल आदि पर्याप्त मात्रा में मिला होता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें खाद जो दी जाती है ना, यूरिया, इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो ये अधिक उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। इसके उपजाऊपन की विशेषता तो ये है कि आज देश के लगभग आधे से ज़्यादा आबादी का पेट इसी से भरा जाता है, इसमें पैदा होने वाली फसलों से। इनमें कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं जलोढ़ मिट्टियों में? गेहूँ, गन्ना, चावल, तिलहन, तंबाकू, जूट आदि। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पर जो है ना, ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। नक्शे के अनुसार अगर हम देखें तो ख़ास तौर से पूरा उत्तर भारत है, बिहार भी है, वहाँ पंजाब से लेकर शुरू है। तो इतने बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार देखा जाता है। अगला नंबर है काली मिट्टी। इस काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, जो लाखों वर्षों पूर्व भारत की ज़मीन पर जो
ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं उसकी ज़मीन के नीचे से जो लावा निकला काले रंग का, वो जमा होता गया और इस मिट्टी का निर्माण हो गया। इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्युमिनियम तथा अन्य जीवांशों की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी काली, चिकनी और बारीक कणों से युक्त होती है। इसमें दरारें पड़ जाती हैं, आपने देखी होगी काली मिट्टी में दरारें ज़्यादा होती हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, अर्थात झांसी से हम दक्षिण की ओर जाएं, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसके लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये मिट्टी का विस्तार है, जिसमें अगर हम राज्य वाइज देखें तो गुना मध्य प्रदेश से लेके दक्षिण में बेलगांव कर्नाटक तक, पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात से लेके पूरब में अमरकंटक मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। तो ये कहते हैं कि ये ऐसी काली मिट्टी है। जहाँ तक इस मिट्टी में उत्पादन की बात करें तो इस मिट्टी में कपास की मात्रा अच्छी पैदावार होती है। इसी कारण से कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। कपास के अलावा इस मिट्टी में चावल, गन्ना, गेहूँ, सब्जियाँ, फल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, सोयाबीन भी पैदा होता है। इन मिट्टियों को सिंचाई की पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहाँ पानी की कमी है। अगली है लाल और पीली मिट्टी। ये मिट्टियाँ छिद्रयुक्त हैं, जिनमें झांसी की मिट्टी भी इसी प्रकार की है। दक्षिण भारत में यह मिट्टी लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह मिट्टी चिकने कणों से युक्त होती है। इसमें फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, चूना, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जिसके कारण यह उतनी उपजाऊ नहीं है। इन मिट्टियों में बाजरा, ज्वार, कपास, दलहन, तंबाकू, मूंगफली, आलू तथा घाटियों में कहीं कहीं गन्ना भी इसमें पैदा हो जाता है। ये हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा ये मिट्टी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भागों में, कुछ हिस्सा तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पाई जाती है। तो ये है लाल और पीली मिट्टी का वर्णन। अगला नंबर आता है लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी के लाल रंग या पीला रंग होता है इसका। ये मिट्टी ज़्यादातर वहाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती जहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है, अर्थात ऊंचे पहाड़ी ढालों पर ये मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस, पोटास कम मात्रा में पाया जाता है, किंतु वनस्पति का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लगभग भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है, लेकिन इसमें उर्वरकों माने खाद की सहायता से इसमें चावल, गन्ना, काजू, चाय, रागी, कहवा, रबड़ आदि की खेती की जाती है और इससे उत्पादन को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी हमारे यहाँ पाई कहाँ जाती है हम देखें अगर तो कर्नाटक, केरल, राजमहल की पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला जो मिट्टी का वर्गीकरण है उसमें मरुस्थली मृदा। मरुस्थल का नाम आपने सुना है। मरुस्थली मृदा का मतलब है कि ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता होती है, इसलिए ये अनुपजाऊ होती है। इसमें नमी और वनस्पति के अंश नहीं पाए जाते। इसमें सिंचाई करके केवल मोटे अनाज ही पैदा करे जा सकते हैं। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी इस तरह की फसलें हैं। इस मिट्टी का विस्तार की बात करें तो ये लगभग 1.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। मरुस्थली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है और नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत कम होती है इसमें। तो इस दृष्टि से देखें तो मरुस्थली मिट्टियाँ ज़्यादातर उपयोगी नहीं हैं। इनमें मोटी चीज़ें हो पाती हैं अगर पानी थोड़ा बहुत मिल जाए तो, जिनमें ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द आदि पैदा होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि हमारे यहाँ इतने प्रकार की मिट्टियाँ थीं जिनका हमने वर्णन किया। कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं इन्हें आप गौर से सुनें और किताब के माध्यम से भी देखें। अगला है मृदा का अपर्दन। मृदा माने मिट्टी, अपर्दन माने उसका कटाव।
भूक्षरण जिसको कहते हैं। तो भूक्षरण क्या होता? तीव्र गति से मिट्टी की ऊपरी जीवांशी परत के कोमल तथा उपजाऊ अंशों का अपहरण कर उसे निर्बल तथा अनुपजाऊ बना देता है, माने ऊपर की परत बह जाती है। तो ये कहलाता है मृदा का अपरदन या भूमि का अपरदन। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम देखें तो अपरदन मुख्यतः दो तरीक़ों से होता है। एक तो होता है पवन द्वारा और दूसरा होता है पानी द्वारा। पवन क्या करता है? हवा। पवन माने हवा जो भूमि की ऊपरी परत को उड़ा कर ले जाती है, तो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है। और जो पानी है वो कहते हैं नालीदार पानी जो है ना, इससे बह कर के गहरी गहरी नालियाँ बना देता है, जिससे इसकी ऊपरी परत बह जाती है। तो ये अपरदन के जो है ना तरीके हैं। या और भी कारणों में है, जैसे अत्यधिक चराई। जैसे खेती में ज़्यादा जानवरों को चराया जाएगा तो इससे भी मिट्टी कटती है, ऊपरी परत उसकी खुरों के द्वारा टूट जाती है और ज़रा सा पानी बरसता है तो वो बह जाती है। इसके अलावा है प्राकृतिक वनस्पति का विनाश। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांधे रहती हैं और उन्हें बह जाने से रोकती हैं, लेकिन जिन स्थानों पर वृक्षों को अंधाधुंध काट लिया जाता है वहाँ पर मिट्टी का बहाव बढ़ जाता है। चौथा है मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार माने बहुत तेज़ रफ्तार से अगर वर्षा होती है तो वो भी बह करके उसके साथ मिट्टी बह जाती है। तो ऊपरी परत जब बह जाएगी तो निश्चित है उसमें जो अच्छी मिट्टी थी वो बह जाएगी, तो अच्छी खराब मिट्टी बचेगी जो उपजाऊ के लिए, खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अब प्रश्न है कि क्या हम इस भूक्षरण को या मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं? तो निश्चित है हम अगर इसमें प्रयास करें तो रोका जा सकता है। हम सब इसको पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम सब खेती से जुड़े हुए लोग हैं। हर किसी के यहाँ घर में खेती हो रही है। तो आप देखें, नंबर 1 कारण वो है कि हम कैसे मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। नंबर 1 है वृक्षारोपण। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के कटाव को रोक देती हैं। इसके साथ दूसरा है नदियों पर बांधों का निर्माण करके। निर्माण से क्या होगा, जब बांध बनेंगे तो नदियाँ तेज़ रफ्तार से नहीं बह पाएंगी, और नहीं बहेंगी तो निश्चित है मिट्टी का कटाव भी कम होगा। तीसरा है खेतों की मेड़बंदी कर दें, हम ऊंची ऊंची मेड़ें डाल दें तो मिट्टी बह कर के बाहर नहीं जाएगी। और पशु चारण पर नियंत्रण, ये सब मनुष्य के बस में है। अगर जानवर ज़्यादा मात्रा में न चराए जाएं तो निश्चित है कि हम इसे बहुत हद तक रोक सकते हैं मिट्टी के कटाव को। ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करें। अगर जिधर को ढाल हो हम उल्टी तरफ उसकी जुताई कर दें, जिसको कहते हैं ना क्षैतिज आड़े में, तो बहाव नहीं होगा। अगला है जल के निकास की उचित व्यवस्था हो। इससे भी कहते हैं कि भूक्षरण को हम काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सीढ़ीदार खेत बना दें, इससे भी हम भूक्षरण को रोक सकते हैं। और भूमि की क्षमता का निर्धारण, अर्थात भूमि की क्षमता हमें उसका वर्गीकरण कर लेना चाहिए कि हमारी भूमि की क्षमता कैसी है। हम उसी प्रकार की उसमें फसल पैदा करेंगे तो निश्चित है हमें उसमें लाभ होगा, अंततः हम नुकसान में जाएंगे। और इस प्रकार हम अगर खेती को वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो निश्चित है हम जो कमियां हैं उन्हें हम सुधार सकते हैं। धन्यवाद।